नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक्स। मतलब कि आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और बिल्कुल एक नए ट्रेंड पर आधारित क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में पैटर्न है वो बदल गए हैं और साइकोलॉजी और इस तरीके के क्वेश्चंस है वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, परंतु वो पैटर्न है वो बदल दिया गया है। अभी यहाँ पर पैटर्न है वो लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथ में ही वीडियो के लास्ट में आपके लिए 3 बोनस क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया हूँ, आपको उस पे कमेंट करने हैं। और ये क्वेश्चन है वो लेटेस्ट ट्रेंड के आधार पर है, मतलब कि अभी रिसेंटली जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं, जैसे डीसीएसी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन एनवीएस केवीएस ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। Questions are also useful for the TET examinations like CTET, REET, UPTET, SuperTET and other state boards। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 301 डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। खाली स्थान विकास का सिद्धांत बताता है कि मोटर कौशल का विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोरों की ओर बढ़ता है। कौन से सिद्धांत में बताया है कि वहां पर विकास है वो सेंटर से शुरू होता है, एक्सट्रीमिटीज की ओर जाता है, मतलब कि बाहर की ओर छोरों की ओर जाता है। तो कौन से सिद्धांत में बताया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइरल, बी स्पेसिफिसिटी, सी प्रोक्सिमो डिस्टल, डी सिफेलोकोडल। करेक्ट आंसर इज सी प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट है वो शुरू होता है सेंटर से और जाता है छोर की ओर, मतलब कि बाहर की ओर जाता है। सेंटर से शुरू होकर के उंगलियों तक, टॉय तक जाता है, पैरों तक जाता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट का सिद्धांत बोलते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 302 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसियां हैं? तो कौन कौन सी एजेंसी यहाँ पर दी है? सबसे पहली है फैमिली, सेकंड मीडिया, थर्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ स्कूल। तो इनमें सेकेंडरी एजेंसी कौन कौन सी है जो कि सोशलाइजेशन में मदद करती है बच्चे के? ऑप्शन देख लेते हैं। ए फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट एंड फोर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ है वो सेकेंडरी एजेंसीज है, जिनमें सेकंड थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। सेकंड में कौन है? मीडिया है, मतलब कि जो संचार साधन है, संसाधन है, संचार के संसाधन है, वो मीडिया सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। साथ में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक संस्थान है, वो भी सेकेंडरी संस्थान माने जाते हैं। और स्कूल विद्यालय है वो भी सेकेंडरी संस्थान माने जाते हैं। तो तीनों हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। ये भी सेकेंडरी हो जाएगा यहाँ पर, ये भी सेकेंडरी हो जाएगा स्कूल भी। परंतु फैमिली है वो क्या है? प्राइमरी हो जाएगा। ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं सोशलाइजेशन के। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी। Next question 303. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, children in the operational stage are capable of। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्रियात्मक अवस्था में बच्चे सक्षम होते हैं। कौन सी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं? क्या चीज के लिए उनमें क्षमताएं पाई जाती हैं? जहां पर संज्ञानात्मक विकास होता है तो वो क्रियात्मक अवस्था है, उसमें क्या चीज करने में वो सक्षम होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिवर्सिबिलिटी, बी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, सी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डी प्रोपोजिशनल रीजनिंग। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है। उसकी अवस्था में, क्रियात्मक अवस्था में, मतलब कि ऑपरेशनल स्टेज में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें डेवलप हो जाती है। जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार क्या चीज डेवलप कर लेता है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग उसमें आ जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी।
Question number 304. Which of the following stage is not proposed by Lawrence Kohlberg in his theory of moral reasoning? लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत है वो नहीं बताया जो कि मोरल रीजनिंग से संबंधित था। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक तर्क के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा चरण प्रस्तावित नहीं किया? तो जो नहीं किया है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए कन्वेंशनल स्टेज, बी अनकन्वेंशनल स्टेज, सी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, डी प्री कन्वेंशनल स्टेज। करेक्ट आंसर इज बी अनकन्वेंशनल स्टेज। मतलब कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कन्वेंशनल स्टेज ये दिया था, साथ में पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और प्री कन्वेंशनल स्टेज है। तो यहाँ पर इस तरीके के उसने थ्योरी दी थी। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल दिया था पहले पॉइंट पर, उसके बाद में दूसरी स्टेज बच्चे की आती है कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी स्टेज उसकी आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। परंतु अनकन्वेंशनल स्टेज उसने कभी अपनी थ्योरी में बताई नहीं थी, मॉरल रीजनिंग में उसने नहीं बताई थी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते 305। ए टीचर वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव वाइगोत्स्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड सी अवॉइड? एक शिक्षिका लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को डिजाइन करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? क्योंकि वो किस सिद्धांत पर अपनी कक्षा का शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को डिजाइन करना चाह रही है? तो यहाँ पर सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है जो कि आधारित है लेव वाइगोत्स्की के, इस आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को डिजाइन करना चाह रही है। तो कौन सी चीज से उसको बचना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिजाइनिंग टीचिंग learning experiences based in social context, b closely observing the students attempts of learning, c use of formal standardized test to assess learning, d providing scaffolding when needed। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी यूज ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस लर्निंग। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने बाकी सारी चीजें बताई थी। डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड इन सोशल कंटेक्स्ट में टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस हैं वो डिजाइन करने होंगे। क्लोजली ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट्स ऑफ लर्निंग, मतलब कि टीचर को ये क्लोजली अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लर्निंग अटेम्प्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करना होगा। साथ में इसके फोल्डिंग है, बहुत अच्छी बात बताई थी कि उनको मचान देना है, सहायता प्रदान करनी है। सहायता प्रदान करनी है किसके लिए? जो कोशिश कर रहा है उसको आप एक सहायता देंगे, इसके फोल्डिंग देंगे। तो ये सारी चीजें तो शामिल की जा सकती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांतों पर आधारित है। परंतु क्या नहीं होना चाहिए उसमें? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई फॉर्मल टेस्टिंग है वो उसकी जरूरत नहीं है। बच्चे के जो सामाजिक परिवेश में वो सीख रहा है उसको ही ऑब्जर्व करिए और उसी से उसका असेसमेंट भी करते रहिए। तो सी पॉइंट है उसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई शिक्षिका लेव वाइगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल पर क्लासरूम डिजाइन करना चाह रही है तो सी पॉइंट है वो गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर भी हो जाएगा सी। Question number 306. To facilitate students' learning, which of the following is suggested by Lev Vygotsky in his theory of social constructivism? छात्र के सीखने की सुविधा के लिए लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका सुझाव दिया? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पीयर कोलैबोरेशन, बी नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल्स, सी फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, डी डीकंस्ट्रक्चुअलाइजेशन करिकुलम। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए पीयर कोलेबोरेशन। मतलब कि सहयोगात्मक होना चाहिए। समाज में लोग हैं, सहयोग से ही जी सकते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। तो सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत के लिए लेव वाइगोत्स्की हैं वो बहुत फेमस रहे हैं। तो पीयर कोलैबोरेशन है उससे बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं, बाकी चीजों से वो नहीं सीख पाएंगे। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ कल्चरल टूल है, इससे नहीं, ये बात उन्होंने नहीं बताई थी। फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन ये बिल्कुल गलत है लर्निंग के लिए। और डीकंस्ट्रक्चुअलाइज करिकुलम ये भी गलत है। यहाँ पर पीयर कोलैबोरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के रेफरेंस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Question number 307. A teacher in a progressive classroom should believe that
एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को विश्वास करना चाहिए कि किस पर विश्वास करना चाहिए अगर वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम का लीडर बनना चाहता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम डेवलप करना चाहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड dictate instruction. B, learning takes place only in the classroom. C, learners bring a rich variety of experiences with them in the classroom. D, learners learn most meaningfully only through drill and practice. Correct answer is C. Learners bring a rich variety of experiences with them in the classroom. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाता है कि जो बच्चे हैं वो अलग अलग परिवेश से आते हैं और क्लासरूम के अंदर वो वैरायटी या डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है वो लेकर के आते हैं। और वो डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लासरूम के लिए एक हेल्दी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और सीखने में मदद करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। ये सबसे अच्छी बात प्रगतिशील कक्षा के लिए बताई गई है। बाकी सारे पॉइंट देख लेते हैं। क्लास शुड ऑलवेज बी इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड ओनली टीचर शुड डिक्टेट इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल गलत पॉइंट हो जाता है। प्रोग्रेसिव लर्निंग में नहीं है, ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था, अभी उसको छोड़ दिया गया है। उसके बाद में बी देख लेते हैं। लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, ये भी गलत बात है कि क्योंकि सीखा है वो कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी अधिगम हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया है वो प्रत्येक जगह पर हो सकती है, क्लासरूम है वो जरूरी नहीं होता। डी पॉइंट देख लेते हैं। लर्नर्स लर्न मोस्ट मीनिंगफुली ओनली थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये भी ठीक नहीं है। ड्रिल और प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है, सीखने की मात्रा है, मेमोराइजेशन है, उसको बढ़ाया जा सकता है, परंतु दूसरे तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट प्रोग्रेसिव लर्निंग के लिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए क्या होगा? वैरायटी इन क्लासरूम, जहां पर वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, बच्चे अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवेश से चीजें हैं वो लेके आते हैं। जहां पर लिंगुअल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत सारे सोशल डाइवर्सिटीज हैं, वो सब आकर के और एक जगह पर इंक्लूसिव एजुकेशन में उन सब चीजों को प्रोग्रेसिव क्लासरूम के रूप में माना जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 308। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट डिसमिस्ड दैट इंटेलिजेंस इज यूनिटरी एंड प्रपोज दैट देयर एग्जिस्ट सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस? निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि बुद्धि एकात्मक है और ये प्रस्तावित किया कि कई अलग अलग स्वतंत्र बुद्धियां मौजूद होती हैं? तो उसने एकात्मक या इंटेलिजेंस को यूनिटरी से हटा करके और क्या बोल दिया है? बहुत सारी इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंसीज होती है, मल्टी इंटेलिजेंसीज हैं, वो स्वतंत्र बुद्धियां हैं, बहुत सारी होती हैं। मतलब बहुबुद्धिवाद सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया। ये बात किसने बात बताई थी? देख लेते हैं। ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी हॉवर्ड गार्डनर, सी लेव वाइगोत्स्की, डी लॉरेंस कॉलबर्ग। तो सही उत्तर हमारा हो रहा है यहाँ पर बी, हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि बुद्धि है वो एकात्मक नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत उन्होंने दिया था। और सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 309. Ron's responses on receiving a toy doll was, I don't like this toy because boys do not play with dolls. This is an example of। गुड़िया खिलौना मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, क्या प्रतिक्रिया थी? मुझे ये खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया के साथ में नहीं खेलते। ये उदाहरण है, कौन सी चीज का उदाहरण है? बच्चे को टॉय डॉल दी गई थी तो गुड़िया देख करके और वो क्या कह रहा है कि नहीं ये मेरा खिलौना नहीं है, ये लड़कों का खिलौना नहीं है, ये तो लड़कियों का खिलौना है। तो रोहन क्या चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जेंडर रिलेवेंस, बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सी जेंडर स्टीरियोटाइप, डी जेंडर स्टेबिलिटी। तो कौन सी चीज उसके बच्चे के मन में है, वो क्या चीज का उदाहरण प्रदर्शित कर रहा है रोहन? तो सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी,
जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब है कि लोगों के दिमाग में पहले से ही माइंड सेट होता है कि ये चीजें हैं सिर्फ महिलाओं के लिए बनी है, ये काम महिलाओं के लिए बने हैं, गुड़ियों से खेलना है वो सिर्फ लड़कियां करती हैं, लड़कों का ये काम नहीं है। तो ये फीडिंग की जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप उनके मन में ये धारणा बैठा दी जाती है, माइंड सेट बना दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हैं। हकीकत में ये सच्चाई नहीं है, परंतु मन में ये बैठी हुई है कि ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ये काम लड़कियों के लिए है, ये कपड़े लड़कियों के लिए है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है जेंडर स्टीरियोटाइप का एक उदाहरण प्रदर्शित कर रहा है रोहन। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। Next question 310. A teacher facilitates and support her students to work on multiple drafts for an essay over a period of 1 month. If she consider all the drafts of each student as well as the process of working on the same, what kind of assessment is she using? हिंदी अर्थ देख लेते। एक शिक्षिका अपने छात्रों को 1 महीने की अवधि में एक निबंध के लिए कई मसौदे पर काम करने में मदद करती है और उनका समर्थन करती है। यदि वह प्रत्येक छात्र के सभी प्रारूपों के साथ साथ उस पर काम करने की प्रक्रिया पर विचार करती है, तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कर रही है। मतलब कि सारे प्रारूपों के साथ साथ में जो भी प्रक्रिया चल रही है उस पर काम कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो किस प्रकार का मूल्यांकन है शिक्षिका कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए समेटिव, बी नॉन रेफरेंस्ड, सी फॉर्मेटिव, डी स्टैंडर्डाइज्ड। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षिका है वो कर रही है क्योंकि वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट है, कई सारे वर्क उसने ऐसे लिखने के लिए दिए हुए हैं, तो सबको कलेक्ट करके और जो प्रोसेस चल रही है वहां पर वो क्या कर रही है, असेसमेंट भी करते जा रही है। तो बच्चे का जो भी प्रोग्रेस आ रही है उसको वो समय पर असेस करते जा रही है। तो इस तरीके का जो असेसमेंट कहलाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। इसको किस टाइप का असेसमेंट बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलेंगे। यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो क्या कहलाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। ये बेस्ट टाइप का होता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 311। इन ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ए टीचर शुड, एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। बिल्कुल एक जलेबी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है परंतु बहुत आसान भी है। अगर लॉजिकल समझे तो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या आपके लिए समस्या है या आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है, तो ये बात पर भी हमें गौर करना है। शिक्षक को क्या करना होगा कि अगर बहुभाषी क्लासरूम उसको मिला है तो उसको किस पर ध्यान देना होगा, कौन सी चीजों को बढ़ावा देना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए डिस्करेज द यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, बी रिकॉग्नाइज ओनली द प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, सी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, डी डिस्करेज द यूज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन वन टारगेट लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मल्टीलिंगुअलिज्म है तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस। मतलब कि भारत में जो भाषिक विविधता होती है उसके बारे में अवेयरनेस करना है, लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि अलग अलग बोलियां हैं और हर बोली भाषा का अपना इम्पोर्टेंस है, ये अवेयरनेस फैलानी है। एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस, उनको ये अनुमति देनी चाहिए कि जब उनको जरूरत हो, उनकी प्राथमिकता हो, तो उनको मल्टीलिंगुअलिज्म है, अपनी अपनी भाषाएं बोलियां हैं उनको बोलने की अनुमति करनी चाहिए, देनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 312। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन मस्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा जरूरी है, क्या चीजें होनी चाहिए 2020 के अनुसार। एनईपी पर भी आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन कौन सी चीजें हैं शिक्षा के लिए जरूरी हो जाएंगी। पहला पॉइंट है बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट। सेकेंड, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स। फोर्थ, बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड। तो इनमें से
2020 के अनुसार शिक्षा में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, किस पर फोकस देना होगा 2020 के अनुसार शिक्षा है, उसके लिए कौन-कौन सी बातें हैं वो ज़रूरी हो जाएँगी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सारी चीजें हैं। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग 2020 का जो फोकस पॉइंट है कि बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के को बढ़ावा दे, वो बच्चा है समस्याओं का समाधान करे, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग है उसको विकसित किया जाए। तीसरा है बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, बच्चा है वो इंक्वायरी करे, खोज करे और अन्वेषण के द्वारा सीखे। तो ये सारी चीजें हैं 2020 में फोकस की गई है। बी फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, जो पहले से निर्धारित कंटेंट है उन पर फोकस करने के लिए नहीं कहा गया है 2020 के अनुसार। हमारा यहाँ पर उत्तर हो रहा है ए। Question number 313. In order to complete her syllabus, a teacher always expects answers from a preferred group of learners. The teacher's action is this. अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा पसंदीदा समूह से उत्तर की अपेक्षा करती है। शिक्षक की कार्रवाई है, मतलब कि एक प्रिफर्ड ग्रुप है उससे ही आंसर चाहती है, या तो लड़कियों की तरफ या लड़कों की तरफ या एक पर्टिकुलर बच्चे की तरफ क्वेश्चन पुट करके और पूछा जाता है कि ये तो निश्चित रूप से आंसर देगा, बाकी बच्चों के बारे में नहीं सोचती है। तो वो शिक्षिका है वो क्या कार्रवाई कर रही है, क्या चीज उसमें कमी महसूस हो रही है या अच्छी बात वो बता रही है, आपको यहाँ जज करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए इज जस्टिफाइड फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस, बी इज showing that the teacher has good skills to identify best students of his class, C is depriving other students of equal opportunity, D would be effective in ensuring equal participation of all students। तो क्या कर रही है, आप फिर से क्वेश्चन को समझिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट हर सिलेबस, मतलब वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाह रही है। तो ए टीचर ऑलवेज एक्सपेक्ट्स आंसर्स फ्रॉम ए प्रीफर्ड ग्रुप ऑफ लर्नर्स, मतलब एक विशेष समूह से ही आंसर चाह रही है, सिलेबस जल्दी से उसको कंप्लीट करवाना है। तो यहाँ पर शिक्षिका है वो क्या कर रही है, यहाँ कर रही है सी पॉइंट, इज डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब वो दबा रही है दूसरे बच्चों को, समान अधिकार है, समान अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दे रही है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से पूछ रही है। तो यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही है, द टीचर्स एक्शन इज डिप्राइविंग अदर स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता के जो हक है, अधिकार है, मौका है, उसको वो छीन रही है। बिल्कुल गलत एक्शन उसका हो रहा है, बाकी चीजें हैं वो ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। Next question 314. To support inclusion of student having dyscalculia, it is important to, डिसकैलकुलिया वाले छात्र को शामिल करने में सहायता करने के लिए यह महत्वपूर्ण है, मतलब कि डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चा है तो उसको टीचिंग लर्निंग में शामिल करना है, उसको इन्वॉल्व करना है। तो कौन सी चीज करनी होगी टीचर को, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए सेट स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट टू फिनिश टास्क, बी प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, सी इंक्लूड एडिशनल कंटेंट टू ओवरशैडो रेलेवेंट इन टेक्स्ट कंटेक्स्ट, डी यूज ओनली स्टैंडर्डाइज्ड वेज फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही डिसकैलकुलिया है, उसको कैलकुलेशन में समस्या है, बच्चा कैलकुलेशन गणित वैफल्य जिसको कहते हैं, वो गणित की सवाल है, कैलकुलेट करने में उसको दिक्कत होती है। तो कौन सी चीज टीचर को करनी चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी प्रोवाइड विजुअल कैलकुलेटर्स एंड मैथ एप्स टू स्टूडेंट, मतलब कि विजुअल कैलकुलेटर उसको प्रोवाइड करने चाहिए और मैथमेटिकल ऐप है वो अवेलेबल करवाने चाहिए, जिससे कि वो कैलकुलेशन आसानी से कर पाए और वो मोटिवेट हो पाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Next question 315. Which of the following materials will not be beneficial for a student with visual impairment? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृष्टिबाधित छात्र के लिए फायदेमंद नहीं होगी। इनमें से कौन सी सामग्री है जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टिबाधित बच्चा है उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। सबसे पहले देख लेते हैं। ए टैक्टाइल ग्लोब,
बी बुक्स विद स्मॉल प्रिंट, सी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, डी ब्रेल बुक्स। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी बुक्स विद स्मॉल प्रिंट। मतलब कि बच्चे को देखने में पहले से ही समस्या पैदा हो रही है और उसको स्मॉल प्रिंट की किताबें दे दी गई है, छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, वो किताब दे दी गई है, तो वो ज्यादा मुश्किल महसूस करेगा। बाकी चीजें फायदेमंद होंगी, टैक्टाइल ग्लोब है, वो टच करके और ग्लोब को समझ सकता है, तो ये तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए टीचिंग एड का काम करेगा। स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है कि जो बच्चा उंगली लगाएगा तो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, वो बच्चे को सुनाई देती रहेंगी, तो वो क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टि बाधित बच्चा है, तो उसको सुनने पर वो सीख पाएगा। तो स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छे काम आते हैं। और ब्रेल बुक्स हैं, ये भी उपयोगी होते हैं, परंतु ये उसके लिए सहायक नहीं होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 316, ए क्रिएटिव चाइल्ड इज लाइकली टू हैव। एक रचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है, कौन कौन से गुण उसमें होते हैं? अगर वो क्रिएटिव चाइल्ड है तो इनमें से कौन कौन से गुण हो सकते हैं? पहला देख लेते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सेकंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, थर्ड एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फोर्थ एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग उसमें होगी, साथ में एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये बात भी उसमें क्रिएटिव बच्चे में होनी चाहिए। और एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट है, ये भी उसमें होना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो क्रिएटिव चाइल्ड में होना जरूरी नहीं है, कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा है वो क्रिएटिव चाइल्ड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब पॉइंट होने चाहिए, क्रिएटिव चाइल्ड में ये सब एक्टिविटीज है, ये सब तरीके की बुद्धिमत्ताएं हैं, क्षमताएं उसमें पाई जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एबिलिटी फॉर जनरेटिंग नोवेल प्रोडक्ट्स। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला सवाल 317, टू टीच ए कंसेप्ट ए टीचर इज गिविंग मल्टीपल एग्जांपल्स एंड सब्सिक्वेंटली आस्क स्टूडेंट्स टू फॉर्म ए rule considering the information gathered through those examples. Which of the following approach is being used here for concept formation among children? एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक कई उदाहरण दे रहा है और बाद में छात्रों से उन उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी पर विचार करने के लिए नियम बनाने के लिए कहता है। बच्चों के बीच अवधारणा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है? मतलब कि पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, उदाहरण दे करके और बाद में नियम बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो कौन सी तरीके की टीचिंग यहाँ पर वो टीचर करवा रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए डिडक्टिव, बी इंडक्टिव, सी इमिटेटिव, डी कॉम्पिटिटिव। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी इंडक्टिव। इंडक्टिव टीचिंग में क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और एग्जाम्पल्स के आधार पर बच्चा है वो क्या करेगा, रूल या प्रिंसिपल बना लेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल डेवलप कर लेगा। तो इस तरीके से वो सीख रहा है, बच्चे को सिखाया जा रहा है एग्जाम्पल के बाद में, और फिर वो रूल या प्रिंसिपल डेवलप करता है। तो इस तरीके की जो टीचिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टीचिंग बोलते हैं। हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 318, टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट ए टीचर शुड। कक्षा प्रबंधन में विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या करना चाहिए? जब बच्चा है वो टीचर को सपोर्ट करे, तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सहयोग बहुत जरूरी होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, इनमें से हमें पॉइंट ढूंढने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ए एस्टेब्लिश्ड स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स हर सेल्फ, B. Frequently complain to parents about students' misbehavior. C. Reprimand the students for not following the rules. D. Establish norms and rules for classroom in collaboration with students. आपको आंसर मालूम है तो आंसर है वो कमेंट में साथ साथ में करते रहिए। इससे क्या है कि आपका नॉलेज भी पता चलते रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है डी, एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स। अगर सहयोगात्मक क्लासरूम डेवलप करना है, कोऑपरेटिव
क्लासरूम डेवलप करना है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टीचर को क्या करना होगा? एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट्स, मतलब सहयोगात्मक क्लासरूम है वो डेवलप करनी होगी, सहचर्य से क्लासरूम है डेवलप करनी होगी। तो कभी भी आपकी क्लास है उसमें कोई उत्पात नहीं होगा, आपकी क्लास में बच्चे हैं वो उद्दंडी नहीं होंगे, वहाँ पर सारे लोग हैं वो एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं, एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट एंड रिजिड क्लासरूम रूल्स है, ये पुरानी धारणा हो गई। दूसरा है फ्रीक्वेंटली कंप्लेन टू पेरेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर, ये भी गलत बात है। रेप्रीमांड द स्टूडेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, मतलब दंड देना ये भी गलत है, निंदा करना भी गलत है। तो सारी चीजें हैं वो गलत है। आप क्या करेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए कोलैबोरेटिव क्लासरूम डेवलप करिए, तो आपको सहयोगात्मक क्लासरूम है वो डेवलप हो जाएगी, वहां विकसित हो जाएगी, और इसी को आप गुड क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Next question 319. Choose the option that correctly represents the context in which learning takes place in children. उस विकल्प का चयन करें जो बच्चों में सीखने के संदर्भ या संदर्भों को सही ढंग से दर्शाता है। तो पॉइंट देख लेते हैं, गेम्स एंड प्ले, सेकंड होम, थर्ड क्लासरूम्स। तो बच्चे के सीखने के लिए कौन संदर्भ देता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, डी थर्ड। तो सही उत्तर हमारा होगा यहाँ पर सी। गेम्स एंड प्ले हैं वो भी संदर्भ का काम करते हैं, सीखने के लिए अधिगम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गेम्स हैं, खेल है, संदर्भ का कार्य करते हैं। घर है वो भी संदर्भ का कार्य करता है। क्लासरूम है वहां पर भी संदर्भ से सीखा जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं वो संदर्भ के लिए बच्चे के सीखने में मदद करते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है 320। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स? निम्नलिखित में से कौन छात्रों के बीच समस्या समाधान कौशल को सुविधाजनक बनाने का एक प्रभावी तरीका नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है वो इनमें से कौन सी चीज है जो फैसिलिटेट नहीं करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को? वो पॉइंट हमें ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स एंड encourage students for participation, b encourage students to brainstorm and generate ideas to solve problems, c provide students with a variety of learning materials to find a solution of the problem, d emphasize one use of predetermined step by step procedure for every problem। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होने में मदद नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है वो जो मदद नहीं कर रहा है वो पता लगाना है। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी, एम्फसाइज वन यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर एवरी प्रॉब्लम, मतलब पहले से निर्धारित समस्या समाधान है वो बता दिया जाता है, बच्चे को पहले ही बता दिया जाता है ऐसा करिए, तो वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने में मदद नहीं करेगा। बाकी पॉइंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन, मतलब डिस्कशन मेथड से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी होता है, बच्चे आपस में बातचीत करके और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा है एनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्रेन स्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहित करिए और वो उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए जिससे कि उनके बच्चों के माइंड में आइडिया है वो जनरेट हो। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद ए वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मत बताइए परंतु लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर दीजिए जिससे बच्चे उनका यूज करके और अपने आप सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल डेवलप कर लेगा। तो सही उत्तर है हमारा क्या हो जाएगा? डी, जो कि नहीं बढ़ावा देता है क्योंकि वहां पर प्री डिटरमाइंड स्टेप है वो पहले से ही बता दिए जा रहे हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली कहना चाहता है कि नॉलेज मंडली पर जो कंटेंट है बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस के कंटेंट हैं वो
कहीं पर बरगलाने के लिए नहीं है और कहीं से भी इधर-उधर से उठा करके और छापे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल उनको स्क्रूटिनाइज़ करके और अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी यहाँ पर नॉलेज मंडली के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रेज़ेंट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में है, जो क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड है, उनके अनुसार पेश किया जा रहा है। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अभी टाइम है बोनस क्वेश्चन का। बोनस क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज आंसर इन कमेंट्स। तो अगर आपको बोनस क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से हमें पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन है वो किस लेवल की हो चुकी है, और इससे आप आगे के कंटेंट है उनके बारे में भी बता सकते हैं। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं, तो जरूर बताइए कमेंट में। यहाँ पर अभी आप बताइए क्या बोनस क्वेश्चन के आंसर। तो देख लेते हैं सबसे पहला बोनस क्वेश्चन क्या है। बोनस क्वेश्चन 1, एज पर कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। सामाजिक दृष्टिकोणों के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन एंड स्पेसिफिक माइलस्टोन्स आर डेफिनेटली अचीव्ड बाय ऑल चिल्ड्रन एज दे reach a certain age. B, multi-directional since children grow up in varying context. C, completely unpredictable even though development is unidirectional for all. D, determined solely by hereditary information received from parents. तो इनमें से आपको कमेंट करना है। जरूर कमेंट कर दीजिए कि कौन सा आंसर आपको सही लगता है। सामाजिक दृष्टिकोणों के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी है। सही उत्तर जरूर बताइए, आपका कमेंट आ जाना चाहिए। देख लेते हैं दूसरा बोनस क्वेश्चन। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। विकास के किस चरण में बच्चे सक्रिय रूप से खेलने में विश्वास करते हैं। तो कौन सा चरण है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, इन्फेंसी। बी, अर्ली चाइल्डहुड। सी, मिडिल चाइल्डहुड। डी, एडोलिसेंस। तो इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट करिए। आपको कमेंट जरूर करना है कि कौन सा आंसर सही है। जहां पर बच्चा है सक्रिय रूप से खेलने में विश्वास करता है, तो वो विकास का कौन सा चरण है, डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज है, वो आप जरूर कमेंट कर दीजिए। Bonus question 3. Rui is shown three pencils and she observes that pencil A is longer than pencil B and pencil B is longer than pencil C. When Rui infers that A is longer pencil than C, which characteristics of Jean Piaget's cognitive development is C demonstrating? तो रूई को तीन पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वे देखती है कि पेंसिल ए पेंसिल बी से लंबी है और पेंसिल बी पेंसिल सी से लंबी है। जब रूई का अनुमान है कि ए सी से लंबी पेंसिल है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो समझ पा रही है कि पेंसिल ए है वो बी से बड़ी है और बी है वो सी से बड़ी है। इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट समझ गई है कि पेंसिल ए है वो सी से बड़ी है। तो इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता है रूई प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सेरिएशन। बी, कंजर्वेशन। सी, ट्रांजिटिव थॉट। डी, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको कमेंट करना है, जल्दी कमेंट करिए। और इस तरीके से डियर फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल एक नए कलेवर में और लेटेस्ट जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके अनुसार क्वेश्चन लेकर के आए। ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, and these questions also useful for CTET, REET, UPTET and other state board examinations। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।